फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब भी बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज आप सभी लोगों को अपने लाइफ पे एक न्यू जो नया पड़ाव होता है हर एक लड़की के लिए, न्यू जर्नी के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। एक तो होता है कि शादी के पहले हम लोग रहे, दूसरा होता है शादी के बाद हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, और तीसरा जो कि सबसे बड़ा चेंज मुझे लगता है बच्चा होने के बाद, जब हम माँ बनते हैं उसके बाद तो हमारी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। बट मेरे लिए ये आज का वीडियो बहुत ही जॉयफुल होने वाला है। मैं बहुत एंजॉय करने वाली हूँ इसको बताने के टाइम में, क्योंकि मैंने वो पूरा पीरियड अपना 9 मंथ बहुत अच्छे से एंजॉय करके निकाला है। थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन तो हर लड़की को होते हैं, हो ही नहीं सकता कि कुछ भी ना हो। तो उस पीरियड को अगर हटा दिया जाए, वो भी एक्चुअली पल भर का ही होता है, थोड़ा सा कि परेशानी होता है, फिर जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है फिर से हम उतने ही हैप्पी हो जाते हैं। तो वो पूरा 9 मंथ्स कितना अच्छा निकला, क्या क्या हुआ उसमें, मैं वो सब आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मेरा डिलीवरी और प्रेगनेंसी दोनों टाइम कैसा रहा है। उस टाइम पर जब मैं कंसीव की थी, 2013 में मैंने कंसीव किया। बहुत ही अच्छा टाइम था एक्चुअली। मैं कैसे बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं चाहती थी, मतलब मैं कुछ चाहती ही नहीं थी, ना अच्छा ना बुरा। मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे बेबी चाहिए या नहीं चाहिए, हो गया तो ठीक, अभी नहीं हुआ तो भी ठीक। बट रिशु को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे, बच्चे नहीं बच्चा, सिर्फ एक बच्चा। जो मेरा साइकिल था, जो पीरियड था मेरा, उसमें कभी कभी मेरे को काफ़ी पेन होता था, पहले से भी, शादी के पहले से भी। तो एक बार हम लोग ऐसे ही डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए दिखाने के लिए गए। तो उस चेकअप के दौरान डॉक्टर ने, मेरी जो गाइनो थी वो मेरे से पूछी कि लाइक अभी तुम्हारी शादी हुई है, शादी को इतने ही टाइम हुए हैं, तो मतलब बच्चा चाहिए अभी कि नहीं चाहिए। और उस टाइम पर हम लोगों ने बोला उनसे कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बेबी अगर हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है अभी। तो बोला कि अगर ठीक है, बेबी के अगर थोड़ा भी मन है तो प्लान कर सकते हो तुम लोग। हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, बेबी प्लान कर ही लेते हैं। सोचना और प्लानिंग के बीच में बिल्कुल हमारा टाइम ही नहीं लगा, फटाफट हो गया, मतलब तुरंत ही कंसीव कर ली है उस टाइम पर, आप ये कह सकते हो। तो शादी के जस्ट 10 मंथ्स के बाद अप्रैल का टाइम था और मैं कंसीव की। मुझे एक्चुअली बिल्कुल इतना आइडिया नहीं था कि मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल लड़कियों को पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है बॉडी में, क्या होने वाला है, और अभी जैसे अगर प्रेग्नेंट है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। बट कुछ तो पता चला, पीरियड्स थोड़ा लेट हुए तो मैंने होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होता है वो घर में ही मंगा लिया था। चेक किया तो पॉजिटिव था। फिर मैंने ये बात ऋषु को बताई, वी वर सो हैप्पी। बहुत बहुत ही खुशी हुई हम लोगों को, क्योंकि अनप्लान्ड बेबी मेरा बिल्कुल नहीं था, हम लोग चाहते थे तो ही हुआ। और उसके बाद सेकेंड डे पर ही हम लोगों ने फटाफट लाइक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया। डॉक्टर जो हमारी गाइनो थी वो हमें हमारे डॉक्टर के पास भेजी, उसने भी चेकअप वगैरह किया, ब्लड टेस्ट वगैरह तो दुनिया भर के होते हैं ना, तो वो सब कुछ हुआ, काफ़ी अच्छा रहा। मतलब किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम एक हफ्ते तक तो मुझे नहीं लगी। बट जैसे ही 1 वीक गया, फिर मेरे को ऐसा लगने लगा, अरे यार क्यों हो गया, क्या कर लिया मैंने अपने साथ। बहुत सारे, मतलब इतने सारे चेंजेस आने लगे, और सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी नौजिया से हो रही थी। बहुत वोमिट आ रहा था मेरे को हर टाइम, मतलब दिन के आप कह सकते हो कि आधे से ज़्यादा टाइम मेरा बाथरूम में ही निकलता था वोमिट करने के जैसे। और जब आपकी बॉडी में इतनी परेशानियां होती हैं तो आपको दुनिया फिर नहीं दिखती है, कुछ याद नहीं रहता है कि अंदर क्या है बाहर क्या है। बेबी अंदर है तो हमें अपना केयर कैसा करना चाहिए, कैसे केयर कर सकता है कोई अगर पूरे टाइम बाथरूम में ही रहेगा। तो मैं ऑलमोस्ट, मेरा कभी कभी ये भी दिल करता था यार उसी में बेड लगा के सो ही जाऊं, चलो कम से कम वोमिट करने के लिए उठ के तो नहीं जाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के 2.5 मंथ्स तो मेरे, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप कह सकते हो कि वो मेरे अच्छे नहीं रहे। काफ़ी पेन तो बिल्कुल नहीं था, बट वोमिट बहुत ज़्यादा था, और खाने वाने की चीज़ों में भी काफ़ी सारी परेशानियां मेरे साथ हो गई थी। लाइक स्मेल वगैरह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, गोभी का, दाल का, या फिर कुकिंग के समय ही कुछ अजीब सा ही होने लगता था। बट करना तो होता था, करती थी। उस समय कोई और बच्चा तो था नहीं, मेरा पहला बच्चा था, तो थोड़ा रेस्ट भी हो ही जाता था। ऐसा नहीं था कि फुल टाइम मुझे किसी के लिए काम करना है। ऋषु बहुत ही हेल्पिंग है, बहुत हेल्प करता था। 2.5 मंथ्स के बाद मेरा परफेक्ट बेहतर टाइम स्टार्ट हुआ, जिसको मैंने खूब एंजॉय किया। सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा ऑसम था। उस टाइम ऋषु मुझे बहुत जगहों पर ले जाता था, हम लोग खूब घूमते थे, खूब अच्छी बुरी सारी चीजें खाते थे। इतना फास्ट फूड खाया है मैंने उस टाइम भी कि उसके बाद कभी नहीं खाया, क्योंकि उस टाइम तो मतलब वेट बढ़ने का टेंशन भी नहीं होता है कि चलो कोई नहीं यार वेट बढ़ रहा है, बढ़ने दो। हम हेल्दी, हमारा बेबी हेल्दी, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। रात में उठ कर 12 बजे 1 बजे, मतलब जब भी मेरी नींद खुलती थी मुझे खाने की ही क्रेविंग होती थी। और
सबसे ज्यादा स्वीट्स, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद आता था, जो कि अभी मतलब ना ही शादी के पहले ना शादी के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मुझे सबसे ज्यादा स्वीट्स खाने की क्रेविंग हुई है। मैंने बहुत ज्यादा स्वीट्स खाया हर तरीके। उस टाइम पर मुझे इतना कुछ आइडिया भी नहीं था, अभी तो हम लोग आए ही थे, यूएस शिफ्ट हुए थे, तो इतना कुछ आइडिया नहीं था कहाँ अच्छा मिलता है कहाँ बुरा मिलता है। तो दुनिया भर के जो भी सड़ी सी जलेबियां होती थी वो मैं जलेबी, फ्रोजन जलेबी तक खा लेती थी। इवन अगर कुछ नहीं मिलता था तो चाय और चूड़ा इट मीन्स पोहा जो होता है वो, मतलब सारे लोगों को सुनने में भले ही अजीब लगे, पर चाय में चूड़ा डाल के मैं उसको रात में भी खाती रहती थी। कुछ भी होना चाहिए। तो बहुत ही बेस्ट रहा। उसके बाद आया थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कि काफ़ी अच्छा था। मैं पूरे घर के काम करती थी। इवन आप घर के काम कहो तो मैं कुछ ज़्यादा ही करने लगी थी, बिकॉज डॉक्टर बोली थी कि अगर तुम जितना एक्टिव रहोगी, नॉर्मल डिलीवरी तो यहाँ वैसे भी करवानी है। लोग लास्ट दम तक, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बाकी लोगों का नहीं जानती हूँ यहाँ पर, कि वो लास्ट टाइम तक पूरी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। सी सेक्शन तक वो आपको जल्दी नहीं जाने देते हैं, अगर सब कुछ आपकी बॉडी में सही चल रहा है तो मेरे साथ वही था। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था, कोई परेशानी नहीं थी मेरे को। उन लोगों का ये था कि तुम जम के एक्सरसाइज करो, तुम्हें वॉक करना है तो वॉक करो, पूरे घर के काम करो। जब तुमको खुद को ये फील हो कि नहीं कुछ दर्द हो रहा है, कुछ परेशानी हो रही है, तो छोड़ दो फिर उस टाइम पर। मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। मैं इवन बाथरूम भी बैठ के साफ करती थी, पूरे घर का झाड़ू पोछा सब कुछ करती थी। काफ़ी सही हो गया था। बस स्टार्टिंग के 2.5 मंथ्स में ही मेरे को परेशानी थी। देन जब बस 8 मंथ्स मेरा निकल गया तो मेरे दिमाग में मतलब अब बुलाने का आ रहा था कि मम्मी को बुलाया जाए या किसी को बुलाया जाए लास्ट के टाइम में, क्योंकि बेबी होने के बाद, बेबी होने तक तो फिर भी सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और डिलीवरी वार्ड में भी किसी लेडीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हस्बैंड होते हैं। तो हस्बैंड के साथ जितना कंफर्टेबल होता है, मतलब मेरे को तो पर्सनली यही है, मैं हस्बैंड के साथ जितना कंफर्टेबल अपने होती हूँ उतना किसी के साथ भी नहीं हो पाऊंगी। कुछ भी बोल लेता है यार इंसान, कुछ भी कह लेता है उस समय, तो और भी दिमाग चिड़चिड़ा सा बना रहता है डिलीवरी के टाइम पर। तो हस्बैंड के ऊपर निकाल लो। बड़ा उतना ज्यादा किसी और पर निकल नहीं सकता, और हस्बैंड बेचारा चुपचाप से मूर्ति जैसा सुन भी लेता है। तो वो पैम्पर दिखाने और दिखवाने का सबसे अच्छा टाइम होता है, उसको मत खोइएगा। अपने हस्बैंड को अपने साथ रखिएगा अगर यहाँ पर है, और अगर अलाउड है आप लोग को डिलीवरी वार्ड में हस्बैंड को रखना तो जब 8 मंथ्स हो गए हमारे, तो हमारी मम्मी आई। हम लोगों ने पहले ही उनका वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ करवा रखा था। और मम्मी को मैं पहले इसलिए भी नहीं बुलाई क्योंकि सेम टाइम पर मैं और मेरी भाभी दोनों प्रेग्नेंट हो गए थे। तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बोलूँ कि मम्मी भाभी को छोड़ करके आप हमारे यहाँ आ जाओ। वो बिल्कुल भी कहीं से अच्छी चीज़ नहीं थी, बिकॉज घर में पहला बच्चा वहाँ भी होने वाला था। मेरे भैया का पहला बेबी है, अभी भी पहला ही है, सेकंड बेबी उनका अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरे और उनके डिलीवरी के बीच में 2 मंथ्स का गैप था। ये काफ़ी अच्छा चीज़ था। अगर सेम टाइम पर होता तो मम्मी बिल्कुल भी नहीं आ पाई रहती। और मेरे लॉज इसलिए भी नहीं आ पाए क्योंकि रिशु की, मतलब मेरे हस्बैंड की दादी अभी ऑन बेड पर थी वो बिल्कुल, तो उनका सारा काम करना सब मेरी मदर इन लॉ ही करती थी। तो उनको छोड़ करके आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो उनको बुलाने का तो कोई चांस ही नहीं था उस टाइम पर। मेरी मम्मी आई और मेरे भतीजे के होने के 10 दिन के बाद वो यहाँ आ गई थी, और मेरी भाभी अपने घर चली गई थी मायके, तो दोनों अपनी अपनी मम्मी के घर। तो जब हमारी मम्मी आई यहाँ पर, मैंने उस टाइम की मम्मी को पूरी कोशिश की कि मम्मी को काम ना करना पड़े, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं बहुत एक्टिव रहूँ, मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो, किसी भी तरीके का कोई पता। हम मम्मी डेली वॉक करने जाते थे। मेरे घर के जस्ट पीछे ही हॉस्पिटल था, बहुत दूर भी नहीं था, तो वॉक करके भी वहाँ जाया जाए। मैं डेली ही मम्मी को ले जाती थी वॉक करते, मम्मी यही हॉस्पिटल है, इसी में मेरी डिलीवरी होगी। और मतलब मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर डिलीवरी का इतना अच्छा रहा है, इतना अच्छा रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मैं अगर यहाँ कोई भी लड़की होगी तो मैं यही बोलूँगी कि अगर उसको डिलीवरी करानी है तो इंडिया ना जाए, यहीं पर रहे। सब कुछ बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होगी। 1-1.5 महीने के लिए अगर कोई घर से आ जाए तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं भी आ पाए दैट्स फाइन। अभी मैं इतने सालों के बाद समझ गई हूँ कि यहाँ हेल्प भी मिल जाता है आपको। यहाँ नैनी भी मिल जाएगी, मेड भी मिल जाएगी थोड़े टाइम के लिए। नैनी तो एवरीडे ही आ सकती है जो घर पर आए और आपका और आपके बच्चे का भी केयर करे। अभी जाके पता चला है मुझे, ये सब बातें पहले नहीं पता थी। तो हाँ, उस टाइम में जब जैसे 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए तो मेरी बेबी जो हुई है वो 9 मंथ्स
14 डेज पर हुई है। काफ़ी लेट हुई है मेरी डिलीवरी। बच्ची पूरी पेट में ही बड़ी हो गई, ऐसा लग रहा था निकलेगी ही नहीं, निकल जा बच्चा अब तो। तो बहुत लाइक लास्ट में थोड़ा परेशानी हो गया था, और आप लोग भी समझ सकते हो कि लास्ट में आता होगा कि लास्ट में कितना कॉम्प्लिकेशन, पेट आपका बड़ा हो जाता है, बॉडी आपकी इतनी बल्की हो जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते हो, और 9 मंथ्स तो निकल जाते हैं, उसके बाद लगता है अब निकल जाओ, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। वही मेरा सिचुएशन हो गया था लास्ट के 10-12 दिनों में। मम्मी भी कहती थी हे भगवान बस जल्दी से, इसका प्रे ही करती रहती थी कि सब नॉर्मल हो जाए, सब अच्छे से हो जाए। हम बोलते थे मम्मी घबराओ नहीं, यहाँ तो नॉर्मल ही होना है, यहाँ तो सी सेक्शन नहीं जाना है। बहुत बार चिड़चिड़ापन होने के नाते लास्ट में थोड़ा सा मैं बहुत ही क्रैंकी हो जाती थी टाइम पर, तो मुझे ऐसा लगता था यार सी सेक्शन कर दो, बेबी निकाल दो, बट वो लोग बोलते थे नहीं तुम्हारा सब कुछ सही है, तुम्हारा तो सी सेक्शन होगा ही नहीं, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो लास्ट के 1 वीक में तो बहुत बार मैं डॉक्टर के पास गई होगी, बिकॉज बीच में कभी ऐसे 7 मंथ के दौरान भी एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा था, बिकॉज थोड़ी जैसा मैंने सुना था कि अगर 8-10 घंटे तक कुछ बच्चे का आपको मूवमेंट ना समझ में आए तो आप इमरजेंसी चले जाना। तो हम लोगों ने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर बोला कि हाँ जाओ, तुम लोग को बिल्कुल जाना चाहिए। मुझे कुछ ब्लड क्लॉटिंग्स वगैरह दिखी थी, तो वो ब्लड क्लॉटिंग्स नहीं थी, वो कुछ समथिंग डिफरेंट रहा होगा जो कि मैं पूरे डिटेल में नहीं जानती हूँ। कुछ ब्राउन जैसा पार्ट था, बट डर गया, पहला बेबी है, नहीं समझ में आता है, मन डर जाता है। इमरजेंसी गई, वहाँ बच्चे का हार्ट बीट वगैरह सब कुछ सुना गया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अरे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और मैं एक पार्ट तो आप लोगों को बताई ही नहीं कि जब यहाँ पर लाइक चौथा महीना जब था मेरा, मतलब 2nd ट्राइमेस्टर का पहला मंथ रहा होगा, उस टाइम पर यहाँ पर आप अपने बच्चे का लाइक जेंडर पता कर सकते हो कि लड़का है कि लड़की है। तो आप उस हिसाब से पहले से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या खरीदना है, क्या नाम रखना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो हम लोग गए और हमें पता चल गया था कि हमारी बेबी गर्ल है, जो कि मतलब इतनी खुशी हुई थी सुन करके कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दिल से, मन से, आप मेरे चेहरे पर शायद अभी देख भी सकते हैं कि मुझे कैसा फील हो रहा है इस वीडियो को बनाते समय। हर एक मोमेंट में एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग को बताते बताते भी बहुत ही अच्छा था। मैं थोड़ा रो भी जल्दी देती हूँ, तो वो अलग बात है कि मैं खुशी खुशी में भी रो दूंगी, दुख में तो रो ही देती हूँ। तो वो जब अल्ट्रासाउंड होकर के स्क्रीन पर सामने आता है, तो जो खुशी मिलती है एक माँ को, वो बस वही समझ सकती है। कोई उसको उस मोमेंट में जा करके उसको फील कर पाना सिर्फ वही कर सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ है। जब तक नहीं हुआ है तब तक वो फीलिंग्स नहीं आ पाती हैं मन के अंदर। तो मैंने घर पर आया, सबको बताया बेबी गर्ल है, बट थोड़े से मिथ भी होते हैं लोगों के मन में कि स्वीट्स खा रही है तो लड़का होगा। मतलब ये दिमाग में, अरे बता तो दिया अब तो लड़की है, नहीं स्वीट्स खा रही है तो अल्ट्रासाउंड गलत भी हो सकता है। तो मतलब ऐसा सिचुएशन था उस टाइम में कि अल्ट्रासाउंड हुआ, रिशु देखा बेबी को, मैं देखी, दोनों के खुशी पर चेहरे, मतलब ऐसे हम दोनों के चेहरे चमक रहे थे। उस टाइम में जाके हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे बीजेज, वहाँ पे सेलिब्रेट किया एकदम मस्त। हम लोग ने केक खाया, पैटीज खाई, वहाँ की जो फूड थे, कुछ रोल्स वगैरह होते हैं, अवाकाडो रोल, वो मैंने खाया, एकदम यम्मी यम्मी फूड उस टाइम पर। तो ये सारा रहा। चलिए अब चलते हैं वापस से अपने डिलीवरी वाले टाइम पर। तो मम्मी आ चुकी थी और लाइक मम्मी को आए हुए 1 महीने बीत चुके थे। मम्मी बोली यार 9 मंथ्स हो गया, तेरा बेबी कब निकलेगा। भाभी को तो थोड़ा जल्दी हो गया था, मेरे 8 मंथ्स कुछ सम डेज पर ही हो गए थे, 9 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर मेरी बेबी स्ट्रांग है, एकदम मोटी तगड़ी निकलेगी। डॉक्टर के पास चक्कर पे चक्कर, मतलब वो लास्ट का वीक रिशु का ऑफिस में कम और हॉस्पिटल में ज़्यादा निकला था, हम दोनों का ही। हर बार ही डॉक्टर बोलता था कि जब तक डायलेशन आपका 1.5 सेंटीमीटर ना हो जाए तब तक आप हम एडमिट नहीं ले सकते। अरे यार 1.5 के लिए मैं क्या करूं, है ना। पेन तो बहुत, इतने क्रैम्प्स आते थे मेरे को कि मेरे को बीच बीच में ऐसा लगता था अब तो बिल्कुल ही मतलब रहा नहीं जा रहा है, एडमिट ले लो, बच्चा निकाल दो। तो लास्ट के मेरे को याद है कि जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी उस दिन शाम को मैं 2 बार हॉस्पिटल गई थी। एक बार दोपहर में गई थी, शाम को गई थी, वापस से मैं रात में रिशु को बोलने लगी कि मैं फिर से चलूंगी। वो बेचारा भी परेशान कि अर्चना अभी तो गए थे, हम कि नहीं इस बार तो फाइनली जाएंगे और आएंगे नहीं, मैं वही सो जाऊंगी कि मुझे एडमिट ले लो। और वाकई में उस समय मुझे मतलब वो एडमिट ले भी लिए, बिकॉज उन्हें भी लगा कि हाँ ये काफ़ी परेशान है। डायलेशन स्टिल मेरा 1.5 सेंटीमीटर नहीं हुआ था जितना वो चाहते थे, तो 1.5 पर ही वो लेते हैं लोगों को यहाँ पर तो एडमिट।
मैं ऐसे ही एडमिट हो गई। बट होने के मेरे को लग रहा है कि रात शाम के टाइम में मैं एडमिट हुई थी, रात में मेरे को वो लोग देने स्टार्ट किए थे कुछ ना कुछ, वो आइस क्यूब्स वगैरह मेरे मुंह में डाल रहे थे कि वाटर नहीं दे सकते बिकॉज पानी देने से अगर वो मेरे मुंह में पानी डालते तो मुझे वोमिट आता, और वोमिट मैं नहीं कर सकती थी बिकॉज एपिड्यूरल लगा। जी हाँ, एपिड्यूरल भी मुझे लगा था कि थोड़ा पेनलेस डिलीवरी होगा जैसा मैंने सुना था। बट मैं सीरियसली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वो एपिड्यूरल मुझे काम नहीं किया था बिकॉज अल्टीमेट पेन हुआ था। पेन तो था बट मैं ये समझती हूँ कि वो पेन तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि वो मेरे को अलग से हुआ था। नॉर्मल डिलीवरी में उतना पेन बर्दाश्त करना पड़ता है और हर कोई करता है। तो मेरे को एपिड्यूरल लगा पूरी बॉडी, मतलब पूरे पीठ में इतने सारे नीडल्स एक साथ बुरा ही रहता है। बट ये हॉस्पिटल में जितनी फैसिलिटी हो सकती है, लाइक एक 5 स्टार होटल के जैसा यहाँ का हॉस्पिटल था। इतना नीट एंड क्लीन, इतना साफ सुथरा, यहाँ के नर्सेज, यहाँ के डॉक्टर। मैं सच कहती हूँ अगर आपकी माँ यहाँ नहीं है, इन केस आपकी मम्मी नहीं आ पाई हैं, तो सच के आपको माँ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। वो बिल्कुल मम्मी ही होती हैं, इतने प्यार से। इवन मेरी डॉक्टर तो मुझे इतना किस कर रही थी, नर्स भी, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब उनको देखकर कितनी खुशी मिल रही थी, इतनी हिम्मत मिल रही थी। और सबसे बड़ी बात कि ऋषु मेरी उसी वार्ड में था, पूरी रात वहीं बगल में सोया रहा जब तक मुझे डिलीवरी होने की। इवन पूरे डिलीवरी के दौरान वो मेरी पूरी डिलीवरी देखा खुद से। मैं कहाँ देख पाती, मैं तो चिल्ला ही रही थी है ना। सामने वो लोग मिरर लगाने की बात किए थे, मैंने बोला मैं ये सीन नहीं देख पाऊंगी, मुझे मतलब उतना ब्लड और ये सब मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगी। मतलब वही हुआ कि रात में वो लगभग 1 बजे, और इंडिया में उस दिन गणेश चौथ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सारे लोग गणेश चौथ का व्रत किए थे। उसी दिन मेरी बेबी यहाँ पर रात में हुई थी 18 जनवरी के दिन। इंडिया में 19 हो चुका था, 19 जनवरी। और रात मतलब मेरे को बहुत टाइम भी नहीं लगा था, विद इन हाफ एन आवर मेरा कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुआ और वाटर ब्रेक हुआ। सब कुछ विद इन लाइक 1.5 आवर आप कह सकते हैं सब कंप्लीट हो गया। ज़्यादा मुझे पुश भी नहीं करना पड़ा। मैं मतलब मेरी डिलीवरी काफ़ी ईजी रही, आप ऐसे कह सकते हो। और जो उम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जिसको हमारे यहाँ नली कहते हैं, जो बच्चों का, जो माँ से और बच्चों का अटैच होता है, वो ऋषु ने अपने हाथों से ही कट किया था। उसकी पिक्चर भी है मेरे पास, शायद मैं अपलोड भी करूँगी। तो दैट वॉज ऑसम। बट यू नो, जब बेबी बाहर निकला तो लोग कहते हैं ना बेबी पर बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है, ऐसा मेरे को नहीं हुआ। इतना पेन हो रहा था क्योंकि मुझे स्टिचेस भी लगे थे। उसके बाद रोज काफ़ी स्ट्रांग हुई थी, ऑलमोस्ट 4 kg की हुई थी। तो यू नो उसके बाद स्टिचेस लगे तो मैं इतनी पेन में थी कि मैं बेबी को देख ही नहीं पा रही थी। जब वो लोग नीट एंड क्लीन करके लाए मेरे ऊपर, उसको रखें, बट मुझे इतना फीवर हो गया था। एक उसमें मतलब नेगेटिव कह सकते हैं कि मेरे अपने बच्चे को कभी ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाई। मैं 1 साल तक पंप करके उसे दूध पिलाई हूँ, बट वो 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ मेरा ही दूध पी है। बाहर का मैं उसको किसी तरीके का दूध नहीं देती थी, बट सिर्फ पंप करना पड़ता था। एवरी 2 आवर्स मैंने उसको दूध पंप कर करके पिलाया है। दैट वॉज वेरी, मतलब मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी भी माँ के साथ ऐसा हो, क्योंकि ब्रेस्ट अगर बच्चा लैच कर लेता है तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। माँ भी बहुत कंफर्टेबल फील करती है और बच्चा भी। बट मुझे 104 फीवर हो गया था वो बच्चा पुश करने के टाइम में। यू नो बॉडी, ऐसा नहीं है कि मुझे फीवर पहले से आ रहा था, वो ड्यूरिंग डिलीवरी ही मुझे हो गया था। और कुछ इन्फेक्शन बच्चे को ना हो जाए इस चक्कर में मेरी बेटी को कुछ तो इन्फेक्शन हुआ था, उस चक्कर में उसे निक्यू में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ बच्चों का केयर अच्छे से होता है। इन्फेंट बच्चे उसके अंदर जाते हैं। रोज़ 8 दिन तक उस निक्यू में पड़ी रही। और मैं डेली, जैसे मैं 1 दिन पर ही डिस्चार्ज होकर के घर आ गई थी, बट उसके बाद मैं एवरी डे, स्टिचेस लगे थे बट मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। थोड़ा जो परेशानी होता है यार, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नॉर्मल बॉडी थी, बट ऑफ कोर्स पेन हो रहा था, कुछ हो रहा था, वो चीज़ें तो सहनी ही पड़ती हैं हर लड़की को। मेरा उस समय मैं रेंटल अपार्टमेंट में रहती थी कैलिफोर्निया में ही, तो ऊपर से मुझे उतर करके और पूरे हॉस्पिटल तक कार से जाना होता था। दूध में पंप करती थी, भरती थी बॉटल में और निक्यू में जाती थी। वहाँ इतने छोटे छोटे सबके बच्चे होते थे। मैं सच कह रही हूँ, अगर वो हर रोज लिखा ना हो तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा मेरा बच्चा है। सारे ऐसे क्यूट से पड़े रहते थे। रोज यूं ऐसे टिक 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 देखती रहती थी। मुझे उसे छोड़ के आने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। जब भी मैं घर मतलब वापस आ रही होती थी, मेरे आंखों में आंसू ही होते थे कि यार बच्चा यहाँ है, मैं घर पर। कितना बुरा लगता है ना एक माँ को कि आप डिलीवर किए बच्चा और बच्चा वहीं रह जाए 8 दिनों तक, आप वापस घर आ जाए। ये कितना पेनफुल हो सकता है एक माँ के लिए, हर कोई समझ सकता है ना।
तो मैं डेली उसको बच्चा मतलब पंप करके ले जाती थी, दूध वहाँ रखती थी। वो लोग पता नहीं कैसे दूध को अच्छे से रखते थे, बिना माँ के दूध को आप गर्म भी नहीं कर सकते हैं। और फिर वो लोग लैच करने के लिए देते थे कि तुम ट्राई करो कि बच्चा लैच कर ले। मैं आधे आधे घंटे तक लैच कर पाने की कोशिश करती थी। मैंने 1-2 क्लासेस भी की हैं उसके लिए कि कैसे लैच करवाऊँ, हुआ ही नहीं। वो कभी रोज मतलब ब्रेस्ट लैच की ही नहीं, कभी भी नहीं। मैंने अलग से फिर पंप खरीदा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पंप आता है, बहुत ही अच्छा होता है। मैं वो सबके लिए सजेस्ट करूंगी, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर आज कर दूंगी, क्योंकि जिन माओं के साथ ये परेशानी होती है जो मेरे साथ हुई है, उनके लिए वो बेस्ट है। क्योंकि जितना ज्यादा आराम हो सकता है, ऑफ कोर्स कितना आराम हो सकता है ना, अगर बच्चा लैच नहीं कर रहा है तो, बट उससे उतना आराम आपको रहेगा उस वाले पंप। तो बस यही रहा। और 8 दिन के बाद रोज को हम लोग लेने एकदम खुशी खुशी, मम्मी, मैं, सारे लोग गए। रोज बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत ही लंबी वंबी मतलब बॉन्ड हुई थी। ऐसा नहीं है कि मेरे को छोटे से बच्चे जैसे दिख रही थी, वो ऐसा लग रहा था 1 साल की बेबी हुई ही है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि अरे यार बच्चा मेरा इतना सॉलिड, इतना सुंदर पैदा हुआ है यार। सबको अपने बच्चे इतने ही अच्छे लगते हैं, आई अंडरस्टैंड। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ। 8 दिनों के बाद मुझे यहाँ पर जितना याद है कि अगर आपके कार में कार सीट नहीं होगा, बहुत सारी यहाँ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, स्ट्रोलर होना चाहिए, कार सीट होना चाहिए, तभी वो लोग बच्चे को अपने हॉस्पिटल में से आपके गाड़ी में आने देंगे, आपके घर जाने देंगे। जब तक कार सीट नहीं है बच्चा उनके पास ही रहेगा। ये तो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ। तो पहले से ही हम लोगों ने खूब सारे कपड़े, क्रिब, बेसिनेट, जितनी चीजें उसके, सोप, शैम्पू, खुशी खुशी मतलब 8 मंथ हुआ था मेरा प्रेगनेंसी का, तभी तक मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, भर भर के। इतना मजा आता है ना, एक तो शॉपिंग में वैसे ही इतनी खुशी होती है। तो उस दिन मैं रोज को लेकर के घर आई। पहले दिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने भगवान के सामने माथा टेक करके सिर्फ यही कहा था कि भगवान बस हेल्दी रखना है ऐसे ही। और मैं सीरियसली, मेरी बेटी 18 मंथ्स तक सिर्फ वैक्सीन के लिए मैं उसको हॉस्पिटल ले गई। टच वुड, हाँ, वैक्सीन के लिए मैं ले गई। अदरवाइज कभी मेरी बेटी को डॉक्टर की तरफ नहीं जाना पड़ा। कभी न सर्दी हुआ, न जुकाम हुआ, न बुखार हुआ। बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छी लड़की रही मेरी, कोई परेशानी नहीं हुई। हम सब बहुत ही हैप्पी थे। और अमेरिका का डिलीवरी का एक्सपीरियंस मेरा ऑसम रहा है। तो अगर मैं कभी सेकंड करूंगी तो यहीं पर। इंडिया जाने का डिलीवरी के टाइम में तो मेरा कोई इरादा नहीं है, बिकॉज मतलब होगा, मेडिकल फैसिलिटी हर जगह अच्छी होती है, बट एक बार मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा रहा है तो क्या ज़रूरत है ना, मैं यहीं रहूंगी। वो गुड न्यूज़ भी शायद दे ही दूंगी। नहीं, अभी नहीं दे रही हूँ, डोंट वरी। तो ये रहा मेरा प्यारा सा, स्वीट सा मेरा डिलीवरी और प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हो सकता है आप लोग खुद से मुझे कनेक्ट कर पाए, मेरे एक्सपीरियंस को खुद से कनेक्ट कर पाए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको थोड़े थोड़े से प्यारे प्यारे से क्यूट से एक्सपीरियंस शेयर करती ही रहूँगी। ओके देन, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।